वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने सीटेट 2022 की तैयारी शुरू कर दी है पेपर 2 में साइंस के लिए, और हमने उसमें एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है और जिसमें हम देख रहे हैं 2021 में जितने भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो सारे हम देख रहे हैं अलग अलग डेट में। सबसे पहले हमने देखा था 20 तारीख का, फिर 21 तारीख का, और आज की क्लास में जो हमारी थर्ड क्लास होने वाली है इसमें आज हम देखने वाले हैं थ्योरी के वो 20 क्वेश्चन जो 22 दिसंबर 2021 को पूछे गए। पहले हम कंटेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, और उसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट के बाद जब हम पेडागोजी करेंगे ना, और अगर आपने पेडागोजी के सारे क्वेश्चन 2021 के देख लिए डिटेल में जैसे मैं समझाऊंगी, तो 2022 में जब 10 नंबर की पेडागोजी आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कंटेंट के क्वेश्चन आपके 2022 में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया है। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर सारे देख रहे हैं, 2011 से 2020 की जो पूरे प्रीवियस ईयर हैं वो भी देखने हैं। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एक ही वीडियो में 2011 से 2020 के सारे प्रीवियस ईयर कराए हैं साइंस के, वो भी देखने हैं। और 2021 के तो सारे प्रीवियस ईयर देखने हैं। साथ में जो 32 क्लासेस वाली थ्योरी है वो देखनी है। आई बटन में उसका भी लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर भी लिंक आता है, तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं। सारी तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं सीटेट साइंस पेपर 2 की, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि 22 दिसंबर 2021 में सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, डी और ई। ये जो विटामिन होते हैं ये आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन बी और सी होते हैं, ये याद रखना है, अब आपको आगे एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं ये? वाटर, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? वो बी और सी होती हैं। लेकिन इसने वसा में पूछा, फैट में पूछा, तो आंसर होगा आपका ए, डी, ई और साथ में के भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारे फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले इनके साइंटिफिक नेम क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का नाम थाइमीन होता है, विटामिन सी, कौन से विटामिन को हम एसिड भी बोलते हैं, तो वो विटामिन सी ही होता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी जो है वो आपका कैल्सीफेरोल होता है, और विटामिन ई जो होता है वो आपका टोकोफेरोल होता है। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगर रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, बच्चे नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम होती है, तो समझिए किसकी कमी है ह्यूमन के अंदर, विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन डी जो होती है वो रिकेट्स, हड्डियों तभी धूप में बैठने के लिए बोलते हैं, रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी से हो सकती है। रतौंधी, आंखों से संबंधित बीमारियां हो रही हैं अगर आपको, इसका मतलब आप विटामिन ए जो है वो सही अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे। जल को जब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब हम जो राइस होता है, चावल होता है, उसको जब हम ज़्यादा रगड़ कर धोते हैं तो कौन सा विटामिन वहाँ पर नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर विटामिन B1 जो है वो आपका नष्ट हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विटामिन से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे, हिंदी में और इंग्लिश में भी। क्वेश्चन ईजी था, लेकिन वही बच्चा कर सकता था जो थ्योरी अच्छे से पढ़ता, क्योंकि बच्चों को लग रहा है लेवल बढ़ गया, लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन थिंकिंग वाली चीज़ें बढ़ गई। अब देखो यहाँ पर बहुत ही आसानी से अगर आप सोचते तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते थे। रीड द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड यूज़ ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ये मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भी मटेरियल हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी एक मटेरियल है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, उसकी कुछ यूज़ हमको दे रखे हैं, और हमें यहाँ पर करेक्ट मैचिंग जो है वो करनी है। ये क्वेश्चन हमारा हिंदी में हो गया। पदार्थों के गुण धर्मों और पदार्थों के उपयोग की को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए, और उसके हिसाब से हमें ऑप्शन बताना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ मैलिएबल, तो हमने जब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने मैलिएबल पढ़ा था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी धातु, किसी भी मेटल को क्या करते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या हो जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसे ही हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय, मतलब पीट कर उसको क्या करा जा रहा है, पतला करा जाता है, फैलाया जाता है। तो यहाँ पर एक कोई आघात वर्धनीय है और इनसे संबंधित बताना है कि क्या उसका यूज़ होगा मैलिएबल का। देखिए पीट कर मतलब पतला करा जा रहा है, लंबा करा जा रहा है, तो वो यूज़
होगा किसमें, रैपिंग ऑफ फूड आइटम। मतलब ये किस मटेरियल की बात कर रहा है, ये एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम की फॉइल जो होती है आपने देखी होंगी बहुत पतली होती हैं, वो क्या करते हैं मैलिएबल करा जाता है, उनको आघात पतला कर दिया जाता है, तो वो रैपिंग फूड आइटम में यूज़ होगी। तो ए का क्या होगा, थर्ड होगा। और अब अगर हम ऑप्शन देखें ना, तो एकमात्र थर्ड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें ए का थर्ड दे रखा है, आघात वर्धने किससे संबंधित हो जाएगा, भोजन सामग्री के लपेटने में, क्योंकि वो एल्युमिनियम की फॉइल है उसकी प्रॉपर्टी की ये बात कर रहा था। तो यहाँ से हम सीधे आंसर पर आ सकते थे कि ए का थर्ड होगा। अब बाकी हम देख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक किसका होगा, जिनकी हीटिंग एलिमेंट ऑफ द अप्लायंस, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं अप्लायंस के, उनका हमेशा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और लाइट, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स इन सेल, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो उष्मा के और प्रकाश के सुचालक होते हैं। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाना है। उसके बाद कौन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कौन से मटेरियल की, कौन से स्ट्रॉन्ग मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसमें, ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में। तो कोई ऐसा मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग है उससे हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ब्रिज वगैरह जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका उस मटेरियल का यूज़ करा जाएगा किसमें, मेकिंग थर्मामीटर में, थर्मामीटर को बनाने में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, लेकिन एग्जाम में आपको एक ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है कि जिससे कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाएँ, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे हैं। क्वेश्चन ठीक है लेकिन लेंदी है, और क्वेश्चन सिर्फ समझने हैं ध्यान से। कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि क्वेश्चन में जो अगर समझ में आ गया तो पूरे आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। प्रेशर से पहले भी मैंने अच्छे से समझाया था आपको, थ्योरी क्लासेस देखनी है, आई बटन में आपका लिंक आ रहा होगा थ्योरी क्लासेस का, ज़रूर देखें। 32 क्लास की थ्योरी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको जो है वो हो जाएगी। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सर्टेन एरिया बाय ब्रिक। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो प्रेशर, दाब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो मतलब ये जो क्षेत्रफल है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट और हमको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना हम कम कर लेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा जो चाकू होते हैं उनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो देखा होगा आपने, बहुत पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उनका प्रेशर जो है वो बढ़ा देते हैं। तो याद रखिए, एरिया और प्रेशर जो होते हैं वो इन्वर्सली जो है अपोजिटली क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू द दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड। दाब की जो दिशा है आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर सही है। हम जब पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, प्रेशर जो होता है बस वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। जिस भी क्षेत्रफल में, जिस भी एरिया में प्रेशर दाब लग रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, उस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो फोर्स के अपोजिट होगा, ये बात यहाँ पर गलत है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, बिल्कुल गलत। जो दाब होता है उसका प्रेशर, उसका जो यूनिट होता है वो आपका पास्कल होता है, जबकि जो फोर्स होता है उसका यूनिट आपका न्यूटन होता है। तो ये पॉइंट भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिक से अगर करते तो आंसर तक पहुँच सकते हैं। वेल्स, जो शार्क होती है, डॉल्फिन होती है या फिश होती है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल हैं, जलीय जीव हैं, ये हमको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम करेक्टली। तो श्वसन तंत्र से संबंधित यहाँ पर कौन सही वर्णन कर रहा है, ये हमको बताना है। देखिए ये जो डॉल्फिन होती है, वेल होती हैं, ये मैमल्स होती हैं, और हम ह्यूमन की तरह ये भी लंग से ब्रीथ करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वेल्स, डॉल्फिन, ये क्या है, ये मैमल्स ही होती हैं, स्तनधारी होती हैं, और ये हम ह्यूमंस की तरह लंग से ही ब्रीथ करती हैं, फेफड़ों से ही श्वसन करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये सही की बात कर रहा था कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट।
कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया की सही प्रकार से व्याख्यान करता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए, ये कोई एक प्लांट है, ये कोई पौधा है, हम इसको पानी देते हैं इसकी जड़ों के माध्यम से और ये पानी इस पूरे प्लांट में जाता है और बाद में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हम बोलते हैं जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वही खाना बनाना है। तो किचन ऑफ द प्लांट जो है वो पत्तियों को बोला जाता है। पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो खुल जाते हैं और जो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और खाना बनने लगता है। तो वहाँ पर भी पानी का यूज़ होता है और बचा हुआ जितना भी पानी है वो पौधे से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है और वही क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों के अंदर। कि थोड़ा पानी जो उसने, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी उसको फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है और कुछ पानी क्या करता है, नीचे से ऊपर तक लीव्स को पहुँचाने में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पहुँचाने में मदद करता है और बाकी सारा पानी क्या है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, इट हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, यह पौधों को ठंडा करने में मदद करता है। बिल्कुल, देखिए जब आप पौधे के आसपास खड़े होंगे तो आपको थोड़ी ठंडाक महसूस होती है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होती है, क्योंकि वहाँ पर भाप बन के पानी जो है वो बाहर निकल रहा होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट के आसपास कूलिंग हो जाती है। तो ये तो सही है और जब ए सही है तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखते हैं, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू लीव्स। बिल्कुल, जो पानी है वो लीव्स तक आता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको पहुंचाने में भी मदद करता है। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू लीव, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, तो मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी बाहर, ये वाला ऑप्शन भी बाहर, ए और बी इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। अब देखते हैं क्या सी भी सही है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ही गैसों का एक्सचेंजेस होता है। फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है उस समय इस तरह का होता है, पानी बाहर जाता है और दूसरी गैस जो है वो अंदर आती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो भी ट्रांसपिरेशन के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत लंबा करके लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए, क्वेश्चन वहाँ पर लेंदी आ जाए तो देख के डर मत जाना, वो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है टफ होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बस इसको घुमा के दे दिया गया, बस एक सिंपल सा कथन बनाकर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। शौर्य क्या करता है, लंबी पैदल यात्रा पर गया, पैदल चलते समय यकायक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया, उसको लगा कि उसके डंक हो गया है, डंक लग गया है उसके हाथ में और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय, जो उनके साथ टीचर वगैरह गए थे, ने पास ही किसी एक पेड़ पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रम से क्या होगी, ये हमको बताना है। बहुत ही सिंपल है। वो ट्रिप पर जाता है, ट्रिप पर क्या होता है, उसका जो हाथ है वो एक बुश पर लग जाता है, वहाँ पर उसको एक डंक लग जाता है। उसके बाद क्या होती है, उसको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। जो उनके साथ इंस्ट्रक्टर गया हुआ है वो क्या करता है, एक पत्ती तोड़ता है और उसको क्रश करके उसके हाथ पर रब कर देता है वो। तो वहाँ पर कैसी केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, तो आपको पता ही होगा, जब भी किसी चीज़ का हमने पढ़ा है, चाहे वो चींटी का डंक हो, कोई डंक काट लेता है तो वो डंक कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। वो क्या होता है, एसिडिक होता है और उसी की वजह से हमें जलन जो है वो महसूस होती है और उसको ठीक करने के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं। तो वो जो दूसरी पत्ती उसने ली होगी, इसका मतलब वो बेसिक होगी ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो ये क्या है, जो डंक काटा वो क्या थी, वो एसिडिक है और जो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए लगाया गया वो क्या है, वो बेसिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पर क्या हो जाना है, सही हो जाना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, थ्योरी में हमने बहुत बार पढ़ा है इस चीज़ को और ये प्रीवियस ईयर में भी अलग तरीके से पूछी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब भी कोई डंक काटता है तो वो एसिडिक होता है और उस पर जो लगाया जाता है वो बेस होता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि जब एसिड ज़्यादा हो जाए तो बेस उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, उसको उदासीकरण कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा गया है, तो एज इट इज़ एग्जामिनर ने क्या करा, रिपीट कर दिया। ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर रिपीट होंगे, तो 2011 से 2020 के भी प्रीवियस ईयर ज़रूर देख कर जाने हैं। 2021 के तो ये चल ही रहे हैं। आई बटन में लिंक आ रहा होगा एक ही वीडियो का, उसमें 2011 से 2020 के हैं और उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार देखने को वहाँ पर मिलेगा।
चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से कौन से चरण सही हैं वो हमको यहाँ पर बताने हैं। देखिए सबसे पहले क्या आती है, यहाँ पर हमारी किडनी आती है। किडनी क्या करती है, ये हमारे ब्लड का फिल्टर करती है। क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। जो अच्छा ब्लड होता है उसको वापस भेज देती है, और जो अवशिष्ट उसमें से जो मतलब अच्छा ब्लड होता है उसको चला जाता है, और ब्लड के अंदर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या होता है, बाद में क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू जो है हमारे बाहर हो जाते हैं। तो किडनी सबसे पहले आएगी, उसके बाद क्या आते हैं, हमारे यूरेटर्स आते हैं। और यूरेटर्स देखिए ये किडनी है, इस तरह से मैंने बना दिया डायग्राम। तो ये जो पतली पतली सी नली होंगी ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी यूरेटर्स ही कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, यूरेटर्स ही कहलाती हैं। और ये आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर जो आपका यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरेथ्रा होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ओपनिंग होती है जहाँ से आपका जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, तो वो यूरेथ्रा होता है। तो यही सिक्वेंस होगा, पहले किडनी होती है और फिर किडनी के बाद ये जो ट्यूब्स होती हैं ये आपकी यूरेटर्स कहलाती हैं, और ये आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके नीचे जो ओपनिंग होती है उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर सही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, मैच करना था कॉलम 1 और कॉलम 2 को। यहाँ पर प्रजनन प्रणाली दी गई है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है, और उन पौधों का बताया गया है कि कौन कौन से पौधों में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। देखिए जो रोज़ का प्लांट है, आपने देखा होगा, अगर हम उसकी स्टेम को काट देते हैं और उसको कहीं और लगा देते हैं तो वो नया रोज़ वहाँ पर बन जाता है। तो उसके रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, वो कटिंग ही है। तो ए का जो है वो फर्स्ट होगा, और वो अब हमें ऑप्शन में देखना है किस में देखने को मिलेगा, एकमात्र सेकेंड ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। सीधा सा आपका आंसर ये हो जाता। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस मेन पॉइंट ढूंढना है और सही करना है और आगे बढ़ जाना है, बस ज़्यादा फिर दिमाग उसमें नहीं लगाना है। ए का जो है वो आपका फर्स्ट ही होगा। कटिंग जो है वो रोज़ के थ्रू होती है, बाकी आपको बडिंग बहुत बार बताया है, वो हमको ईस्ट में देखने को मिलती है। डी का जो होगा वो आपका फोर्थ हो जाना है, ए का फर्स्ट हो जाना है। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो फंस में होता है, ठीक है। स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होता है, वो फंस में होता है। और फ्रेगमेंटेशन तो हमने देखा ही है वो किस में होता है, जब मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया भी था फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। तो सी का जो है वो थर्ड होगा। तो ये पूरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन था, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ के क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द अबव रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए, और ये बताना है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई नहीं है और जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई है तो किन में वो दोनों जो हैं समान रहेंगे। उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो समान रहेगी, बिल्कुल नहीं। फिजिकल स्टेट तो केमिकल रिएक्शन में आती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल देखते ही बाहर हो जाना है। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज की कोई भी बात, फिजिकल स्टेट की कोई भी बात नहीं होती, तो ए ऑप्शन बाहर होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। अब आंसर या तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। और ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सी कॉमन है, इसका मतलब सी तो 100% क्या है, सही है। देखिए कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो हमेशा समान होंगे, ठीक है। अगर कार्बन के 6 एटम हैं इधर की तरफ, इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और दूसरी तरफ क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है जो रिजल्ट निकल के आता है। अगर यहाँ कार्बन के 6 एटम हैं तो यहाँ भी कार्बन के 6 ही एटम होंगे, ये तो बैलेंसिंग करी जाती है। तो याद रखिए जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हमेशा, जो नंबर ऑफ परमाणु होंगे वो हमेशा ही सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि 6 परमाणु हैं तो 7 हो जाएंगे, नहीं। नंबर ऑफ एटम जो है वो ईच सब्सटेंस के हमेशा सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होते। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी सेम नहीं होते। एक जब रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट आता है तो नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी सब्सटेंस के सेम नहीं होते, तो ये भी बाहर होगा। ए और बी बाहर हो गए तो मतलब ये भी बाहर हो गया। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, सी और डी यहाँ पर सही है। मतलब नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो सेम ही रहते हैं, और उनके मासिस के सम जो है वो भी सेम रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कार्बन के 6 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 2 ही रहने हैं, तो सीधी सी बात है उनका जो मास होगा वो भी सेम होगा। जब उनको टोटल करेंगे तो मास भी उनका सेम ही आना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कार्बन का मास इधर कुछ और होगा इधर कुछ हो जाएगा, नहीं। जो उनके मासेज हैं वो भी सम जो होगा उनका सभी एटम का वो भी सेम ही होगा। तो सी और डी यहाँ पर सही है। मॉलिक्यूल सेम नहीं होते। देखिए एटम जब होता है तो वो सिंगल एक परमाणु की बात कर रहा है, जैसे कार्बन का एक एटम, ठीक है,
और ऑक्सीजन हो गया जैसे O2, तो उसमें खाली एटम की बात हो रही है। लेकिन जब मॉलिक्यूल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम, एटम एक से या उससे ज़्यादा अधिक अलग प्रकार के एटम का कॉम्बिनेशन जो है वो मॉलिक्यूल होता है। जैसे यहाँ कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन में खाली ऑक्सीजन के दो एटम है, तो ये तो एटम हो गया खाली, जिसमें खाली एक की बात हो रही है, एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की। लेकिन जब मॉलिक्यूल आ जाता है तो वहाँ पर एक से अधिक प्रकार के अलग जो है वो एटम वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस में सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर सी और डी जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो एग्जाम में पूछा गया, और ये हमने बहुत ही बार करा है, बहुत ही बार थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं, या मतलब प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बहुत बार पुट हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना, अ गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखिए जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, वहाँ हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, उसमें कौन सी ध्वनि निकलती है, उसमें पॉप की साउंड जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब हम किसी भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, और उस गैस के संदर्भ में क्या सही है, तो जो गैस उत्पन्न होती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और उसमें हमेशा कैसी, जब वो बर्न करती है किस साउंड के साथ बर्न करती है, पॉप ध्वनि के साथ जो है वो बर्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया, और 2020 के सीटेट में पहला क्वेश्चन जो था ना वो भी कुछ इसी तरह का था। अ मैन परचेज एक्स टू यूज इट एज फ्यूल फॉर कुकिंग, वॉट क्वालिटीज़ एक्स शुड पॉजेस टू बी यूज्ड एज फ्यूल। देखिए जो फ्यूल परचेज़ किया है वो LPG हो सकता है ना। तो कोई गैस जो है वो उसने परचेज़ की है एज अ फ्यूल के रूप में, तो बताइए उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, उस फ्यूल की क्या क्वालिटीज़ होंगी। देखिए जो हमारे घर पर गैस आती है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सीधी सी बात है वो चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सस्ती तो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होगा। आपने देखा है जब हमने ये पूरा चार्ट पढ़ा था थ्योरी में कैलोरीफिक वैल्यू का, तो उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जो LPG होती है ना ये मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू में आती है। तो यहाँ पर जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो मॉडरेट होनी चाहिए, हाई नहीं होगी। तो हाई कैलोरीफिक वाला तो ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो टॉक्सिक गैस होगी तो हम मर जाएंगे ना, तो वो नॉन टॉक्सिक गैस होगी। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ना तो आंसर ये है ना आंसर ये है। अब आंसर या तो सेकंड है या आंसर आपका फोर्थ है, मतलब या तो सी और बी सही है या फिर सी और डी सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन तो अभी हमने पहले ही बाहर कर लिया था कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब सी और डी ही यहाँ पर क्या है, सही है। जो उस क्वालिटी बता रहे हैं LPG की, कि LPG का जो कैलोरीफिक रेट होता है वो मॉडरेट होता है, ये नॉन टॉक्सिक होती है, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर भी होता है वो भी मॉडरेट होता है। मैं आपको इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ये बता देती हूँ। देखिए जब जैसे पेपर है, पेपर को आप लेते हैं तो वो एकदम से जल जाता है, तो उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब ज्वलन ताप, कितनी तेज़ी से वो जलता है। लेकिन LPG जो होती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जला एकदम से जल जाए बहुत तेज़, तो फिर सब में आग लग सकती है। तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट होना चाहिए, मतलब जैसे जलाएं तो कुछ टाइम लगे थोड़ा सा, चाहे वो नैनो सेकंड में ही क्यों ना हो, लेकिन वो हाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ज़्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि पूरी किचन में आग लग जाए। तो थोड़ा मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। तो सी और डी यहाँ पर क्या हो जाने हैं, आपके सही हो जाने हैं, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया, द पर्पस ऑफ एडिंग पोटाशियम परमैंगनेट। एक तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, KMnO4 इन वाटर इन अ डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्लांट लिख दिया है यहाँ पर, प्रोसेस इज टू। एक चुटकी जो KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालते हैं, उसका मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाकर समझते हैं ना। पानी में डिस्टिलेशन हो रहा है, इसका मतलब पानी की सफाई हो रही है ना। तो डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो कुछ होगा नहीं ड्यू डिस्टिलेशन। एक फिल्टर जब हम वो पढ़ते हैं सारे प्रोसेस सब्सटेंस को अलग करने के, तो उसमें डिस्टिलेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से बाहर हो गया। इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, pH, तो इनसे संबंधित तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो भी हम आंसर पर पहुँच जाते हैं। रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, कार्बनिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए पानी में पोटाशियम परमैंगनेट डाला जाता है। बाकी इसका प्रयोग जैसे हमारी स्किन में जो फंगस वगैरह लग जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है पोटाशियम परमैंगनेट का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
नंबर 30 यहाँ पर हमको स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्ट ऑप्शन पर पहुँचना है। देखिए असर्शन यहाँ पर दी है, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, अ स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। बिल्कुल गलत बात है। एक विद्युत परिपथ में स्विच जो होता है विद्युत धारा का स्रोत होता है, नहीं। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आता है, या तो वो बैटरी की वजह से आता है या फिर वो सेल की वजह से आता है। तो यहाँ पर जो सोर्स होगा वो बैटरी या सेल होना चाहिए, ना कि स्विच। तो ये तो असर्शन अभिकथन ही यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया है। तो जब अभिकथन गलत है तो यहाँ पर बोल रहा है ए और ए दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं तो ये दोनों भी बाहर। अब यहाँ पर बोल रहा है ए गलत है तो ये हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर बोल रहा है ये दोनों ही गलत हैं। अब यहाँ पर हम रीजनिंग देखेंगे, इसकी कथन देखेंगे क्या कह रहा है। वैन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ऑफ होता है, ओपन होता है, द एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। जो एयर गैप होता है टर्मिनल के बीच में वो प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ करंट को। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्विच ऑफ होता है ना तो जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो एयर गैप हो जाता है वो क्या करता है, जब एयर पुअर कंडक्टर है और यहाँ पर जब स्विच ऑफ होगा तो एयर का गैप आ जाता है बीच में, और एयर पुअर कंडक्टर है जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट जो है वो रुक जाएगा। तो ये जो एयर गैप है बिटवीन द टर्मिनल, क्या वो करंट को उसको प्रिवेंट कर देता है, उसके फ्लो ऑफ करंट को। बिल्कुल ये बात तो सही है। तो यहाँ पर जो है ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तो गलत है लेकिन आर जो है वो यहाँ पर सही है। आपको सही से मैंने समझा भी दिया क्यों है, तो ये पूरा था यहाँ पर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। एक लाइटर है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी। एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो एक समान है, उनके वेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या होता है, मास होता है उसका, और वी क्या होती है उसका, वेग, वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। क्यों याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैंने दुगना कर दिया तो वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाती है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो वेलोसिटी वेग वहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। और मास पे तो वही रहेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी दुगनी होती है तो मास भी दुगना हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एक काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के रिप्रेजेंट में फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी यहाँ पर मोमेंटम होता है। कभी कभी मोमेंटम से भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दिया जाए तो बताइए उसका संवेग, मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो रही है, मोमेंटम का भी स्क्वायर होता है, तो मतलब जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ आपसे पूछ रहा है। देखो इसको समझने से पहले एक बात समझनी होगी, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर बढ़ा, लेकिन आप 20 क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें हमें 9 से 10th का लेवल मिल रहा है। तो क्या उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको 9-10th पढ़नी पड़ेगी? नहीं, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी हमको ये फॉलो करनी है कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। और जो मैंने 32 क्लास कराई हैं उनमें सारे 6, 7, 8 के एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब कवर अप कराए हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे अर्थक्वेक वगैरह वाले हो गए, जो सिंपल आप बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो एनसीईआरटी पर फोकस रखें, 6, 7, 8 पर। और बाकी फोकस किस पर रखें, प्रीवियस ईयर पर। 2011 से 2020 के प्रीवियस ईयर भी बिल्कुल देखने हैं। एक ही क्लास में कराए हैं मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। तो उसमें भी आप देखेंगे कि वहाँ से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर के, एज इट इज़ उठा के, वो भी चीज़ देखनी है। और साथ में जो 2021 की अब ये हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू की है, ये तो देखनी ही देखनी है। पेडागोजी के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जो 2021 के पेडागोजी के क्वेश्चंस कराऊंगी उनको समझाऊंगी, बस उनको समझ लेना है। इतना कर लेंगे तो कोई भी आपको 22 से 25 और 26 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। 2-3 क्वेश्चन टफ आएंगे, उनको छोड़ना है, उनको लेकर परेशान नहीं होना है कि क्या हमें 10 तक पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। 6, 7, 8 ही पढ़ें, लेकिन डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे साइंस के पेपर 2 में। और स्मार्ट अप्रोच के साथ, जैसे मैं कराने की कोशिश करती हूँ क्वेश्चन को, वही अप्रोच एग्जाम में फॉलो करें ताकि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि पेपर आपका लेंदी आता है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए एक काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जब दोनों की सेम है और दोनों का मास अलग अलग होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लाइट है, ये m1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हैवी है, m2 है। अब इसको ऐसे समझिए, काइनेटिक एनर्जी तो छोड़िए अभी फ़िलहाल, इसको ऐसे समझिए
कि एक साइकिल पर खाली मैं अकेले चल, काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है, जब कोई चलना शुरू करता है, चलता चलता चला जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। तो एक साइकिल पर मैं अकेली जा रही हूँ और एक साइकिल पर मेरा फ्रेंड बैठ कर जा रहा है, तो सीधी सी बात है किसकी वेलोसिटी, किसका वेग ज़्यादा होगा, इसका वेग ज़्यादा होगा क्योंकि ये अकेला चला रहा है, और इसका वेग कम होगा क्योंकि ये अपने साथ किसी और को भी लेकर चल रहा है। तो सेम यहीं पर हो जाएगा, जो वेलोसिटी हैवी ऑब्जेक्ट की है उसकी कम होगी देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम कर दी है, तो मास को देखकर करना है हमें। जब मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर यही तो बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट है, भारी वस्तु का जो वेग है वो हल्की वस्तु के वेग की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, उसको हम क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी के भीतर वह स्थान कौन सा है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उसे हम फोकस ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। और केंद्र बिंदु के सीधे ऊपर वर्टिकल पृथ्वी के यहाँ पर सीधा ये क्या कहलाता है, ये आपका एपिसेंटर कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और फॉल्ट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ये फोकस है, ये यहाँ पर एपिसेंटर हो गया अर्थक्वेक का। तो इस तरह से टेढ़े जैसे दरारें आ जाती हैं ना, आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आता है तो उनमें टेढ़ी दरारें भी आ जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो फॉल्ट ऑफ द अर्थक्वेक होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, सम रेस्पॉन्सेज आर। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि एक चुंबक है उसको विचुंबककृत करना है, मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करना है, उसकी जो चुंबक वाली प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करना है, तो करने की विधि के सुझाव देने को कहा। तो कुछ उत्तर हैं जिसकी वजह से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, वो हमको बताना है। ड्रॉपिंग अ मैग्नेट ऑन अ फ्लोर सेवरल टाइम, बिल्कुल आप अगर चुंबक को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ये हम एनसीईआरटी में पढ़ते भी हैं और ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है, तो सीधी सी बात है जो मैग्नेट है वो अपना जो गुण है वो खो देगी। ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू टू पीसेस, इससे कुछ नहीं होगा, इससे मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी नहीं खोएगी। हीटिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को हीट करने से भी क्या होता है, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। थ्रोइंग अ मैग्नेट इन वाटर, इससे कुछ नहीं होगा। बाय हैमरिंग इट, मतलब हथौड़े से अगर आप चुंबक को मारेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी है। तो ए, सी और ई यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्लोर पे फेंकेंगे तब भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, हीट करने पर भी हो जाती है और हथौड़े से मारने पर भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ उठाकर इन्होंने दे दिया है। 2011 से 2020 के प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इवन 2020 के जो सीटेट हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको बताना है, और एज इट इज उतारा है और उसमें भी पहला ऑप्शन ही आंसर था, तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन ही आंसर है, यही गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बात यहाँ पर गलत कह रहा है। लोटी घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से अधिक होता है, अधिक नहीं होता, वो कम होता है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर होता है, घर के बाहर का जो मेन डोर होता है, कभी कभी देखना वो बहुत टाइट चलती है, खुलती नहीं है, तो वहाँ पर वो टाइटनेस वो क्या है, वो फ्रिक्शन है, वो घर्षण है। जैसे आप दलदली एरिया में या रेत में चल नहीं पाते तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा है, घर्षण क्या करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, नीचे से एक बल लगता है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो घर्षण है। तो अब घर्षण कम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कुंदों पर तेल लगा देते हैं, लुब्रिकेंट लगा देते हैं, उससे क्या हो जाता है, घर्षण जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे केले की छिक्कल पे अगर हम पाँव रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ जैसे कोई वस्तु रखी है तो वो तो सीधी सी बात है, उसको नीचे से कोई जो नीचे से अणु हैं एक दूसरे सरफेस के, वो उसको रोके रखे हैं, तभी तो वो रुकी हुई है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वहाँ पर तो घर्षण सबसे ज़्यादा है, तभी तो वो रुकी है, तभी तो वो नहीं भाग रही। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब इस तरह से कोई ऊपर से चीज़ ऐसे फेंक दी स्लाइड करके, तब भी वो दूसरे के संपर्क में है, तो इस तरह से यहाँ पर आगे। उसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो थोड़ा कम होता चला जाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिंग, जैसे आपने देखा होगा अटैची वगैरह में जो उनके पहिए होते हैं वो गोल होते हैं, वो किस लिए होते हैं, ताकि जो आपका फ्रिक्शन है वो सबसे कम हो जाए, ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए होते हैं वो। तो याद रखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा नहीं होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत बोला, तो यही ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ कॉन्वेक्स लेंस सबमर्ज इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज, थोड़ा सा 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबाया गया
उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करता है, ये हमको बताना है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बस ये आप यहाँ पर अभी समझने की कोशिश करिए। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंस होता है और उसमें बहुत बड़ी खासियत, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं कि एक तो वो पास आने पर उसमें इमेज वर्चुअल भी बनती है और दूर जाने पर इमेज रियल भी बनती है। पास आने पर इमेज बड़ी भी हो जाती है और दूर जाने पर इमेज छोटी भी हो जाती है। पास आने पर जो इमेज है वो सीधी दिखाई देती है, लेकिन दूर जाने पर जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देती है। इस तरह के फीचर कुछ कॉन्वेक्स लेंस में हमें देखने को मिलते हैं। जब उसको लिक्विड मीडियम में डाला गया हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो वो किस तरह से बिहेव करने लगेगा, वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस कौन से होते हैं, जो इस तरह से फैला देते हैं, ठीक है, इस तरह से जब लाइट आती है तो उसको फैला देते हैं, वो डाइवर्जिंग होते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट पर फोकस पर आकर उसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो आपका डाइवर्जेंट लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम आंसर कर सकते थे। ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेद होता है। देखिए पिच और लाउडनेस को हमने पढ़ा है कि पिच का टर्म जो होता है वो आपका श्रिलनेस से होता है और लाउडनेस जो होती है वो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से संबंधित होती है। अब इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है ना, डिफरेंट साउंड जो है सेम पिच और सेम लाउडनेस की, तो उनके बीच का डिस्टिंग्विश कौन करेगा, उनके बीच का डिस्टिंग्विश करेगा टिम्बर, गुणता। टिम्बर क्या होता है, साउंड की गुणता बताना। जैसे हम बोलते हैं ना साउंड कैसी है, फ्लैट है, स्मूथ है, रफ है, ये सारा क्या होता है, ये साउंड की गुणता होती है। इसके माध्यम से ही हम बता सकते हैं जब कोई साउंड अलग अलग तो हैं, अलग हैं, लेकिन उनकी पिच और लाउडनेस अगर सेम है तो हम उनको किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिफाइन करेंगे, उनके टिम्बर के बेसिस पर हम उनको डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड, साउंड तो डिफरेंट है बट उनकी पिच और लाउडनेस क्या है, सेम है। तो वो डिफरेंस कौन बताता है, वो टिम्बर बताता है, उसकी साउंड की गुणता बताती है। और साउंड की गुणता क्या है, जैसे हम बोलते हैं साउंड कैसी है, स्मूथ है, फ्लैट है, रफ है, तो वो सारी स्मोकी है, इस तरह से जो बोलते हैं वो वहाँ पर टिम्बर की ही बात हो रही होती है। बाकी आप याद रखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की प्रबलता, जिसे हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। 90 हर्ट्ज तक की जो साउंड है वो 90 डेसिबल की जो साउंड है वो हमारे कानों के लिए ठीक मानी जाती है, उससे ऊपर की जो है वो हमारे लिए सही नहीं होती है। श्रिलनेस का मतलब हमेशा याद रखिए वो पिच से होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो कितनी पतली है। जैसे कोयल की आवाज़ पतली होती है, शेर की आवाज़ भारी होती है, तो कोयल का पिच जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो शेर है उसकी आवाज़ भारी है तो वहाँ पर पिच जो है वो कम है। लाउडनेस जो है वो लाउडनेस भारीपनी है, वो आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया था। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन को पढ़िए और सही विकल्प पर हमें चुनना है। असर्शन यहाँ पर क्या दिया है, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है कि रेफ्रिजरेटर पाइप आर पेंटेड विद अ ब्लैक कलर। बिल्कुल, जो रेफ्रिजरेटर के पाइप होते हैं वो ब्लैक कलर से पेंटेड होते हैं, ये बात तो सही है। जब ये बात सही है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बाहर हो गए। फिर इसने क्या बोला, उसके पीछे रीज़न क्या है, अभिकथन क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड रेडिएटर। बिल्कुल, ब्लैक कलर जो होता है वो क्या होता है, हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है और साथ में क्या होता है, गुड रेडिएटर भी होता है। तो यहाँ पर ये इससे ही संबंधित है और इसी वजह से ही जो रेफ्रिजरेटर के पाइप होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और आर ए की जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। तो इस तरह से हमने थ्योरी के 20 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।